इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस सिस्टम की एंगेजमेंट रूल को क्यों बदल दिया गया है और भारत बॉर्डर में MR-SAM को क्यों डिप्लॉय करने वाला है। पाकिस्तान की तरफ से अभी कंप्लेन किया जा रहा है कि भारत की तरफ से चेनाब रिवर की पानी को कम कर दिया गया है और ऐसी क्या कारण है जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स के ट्रेन्ड एयरमैन वक्त से पहले ही रिटायरमेंट ले रहे हैं या फिर अपनी सर्विस पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। ट्रिब्यून न्यूज में आज एक अपडेट आई है जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के जो एयरमैन है वो वक्त से पहले ही अपनी जॉब से रिजाइन कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में पता करने के लिए और इसकी कारण को जानने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक इंटरनल सर्वे को किया गया था। इस सर्वे को वेस्टर्न एयर कमांड की तरफ से किया गया था और इसको पिछले 2 सालों से कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें 13 से 20 साल की सर्विस ब्रैकेट को रेफरेंस के तौर पर लिया गया था और पता लगा कि लगभग 20 साल के सर्विस पीरियड के बाद 32% एयरमैन अपनी नौकरी को एक सुइटेबल एनवायरनमेंट ना मिलने की वजह से छोड़ देते हैं। 25% इस वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सिविलियन लाइफ एक बेटर लाइफ है। बाकी रीजन की बात करें तो 19% इस वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि उनको कम टाइम के अंतराल में ट्रांसफर किया जाता है। 17% इस वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी कैरियर की जो प्रोग्रेस है वो काफी धीमी हो रही है, यानी कि उनको सही टाइम में प्रमोशन नहीं मिल रही है। और 7% की बात करें तो वो कम सैलरी मिलने की वजह से उसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा एक और बात पता लगा कि पहले 20 साल की सर्विस पीरियड पूरा होने के बाद 45% एयरमैन रिटायर हो जाते हैं, जबकि वो चाहे तो इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स के लिए चिंताजनक बात इस वजह से है क्योंकि जो एयरमैन 20 सालों की सर्विस के बाद रिटायर कर जाते हैं वो काफी एक्सपीरियंस होते हैं और इससे एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को कोई भी खोना नहीं चाहता है। भले ही उनकी जगह पर हम नए रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनको इन लोगों की तरह काबिल बनने में काफी वक्त लग जाएगा। ये सर्वे इस वजह से एक अहम भूमिका अभी निभाने वाला है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को पता लग रहा है कि किस वजह से एयरमैन रिजाइन कर रहे हैं। आगे चल के इनको इंडियन एयरफोर्स के साथ कैसे जोड़ के रखा जा सकता है और या फिर एयरफोर्स के साथ उनको जोड़ के रखने के लिए क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। पीटीआई में आज एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अभी भारत से ये शिकायत किया गया है कि चेनाब रिवर का जो पानी है वो काफी कम हो गया है और इसके बारे में पाकिस्तान के कमिश्नर SMM अली शाह जी ने अपने इंडियन काउंटरपार्ट प्रदीप कुमार सक्सेना जी को एक लेटर लिखा है। उन्होंने कंप्लेन किया है कि चेनाब रिवर में मलारा हेडवर्क में जो पानी डिस्चार्ज किया जाता है उसकी मात्रा 31,853 क्यूसेक के बदले 18,700 क्यूसेक को रिड्यूस कर दिया गया है। अब इस बात को रिस्पॉन्ड करते हुए इंडियन साइड से कहा गया कि इस बात की पूरी इन्वेस्टिगेशन किया जा चुका है और चेनाब रिवर से जो पानी डिस्चार्ज हो रही है उसकी मात्रा में कोई भी गिरावट नहीं की गई है। साथ ही वेदर के हिसाब से शायद पानी की फ्लो में वेरिएशन आते होंगे, इस बारे में भी चेक किया गया था और इसमें कोई भी अभी बहुत बड़ी डिफरेंस पाया नहीं गया है। हर साल इंडिया और पाकिस्तान के बीच 31 मार्च को एक मीटिंग आयोजित किया जाता है जहां पर इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक दोनों एक दूसरे के साथ रावी, वियस, सतलेज और इंडस, चेनाब और झेलम नदी की पानी की डाटा को एक्सचेंज करते हैं। इनमें से भारत रावी, वियस और सतलेज नदी की पानी को इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के लिए इंडस, चेनाब और झेलम नदी की पानी को जाने देता है। अगला अपडेट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से है। जी मीडिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक नए प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के करीब 37 एयरफील्ड को रिपेयर किया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और टाटा पावर के बीच साइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम माफी 2 है जो कि माफी 1 टेंडर का फॉलो ऑन ऑर्डर है जिसमें 30 एयरफील्ड को रिपेयर किया गया था। माफी 2 प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 1200 करोड़ तक होने वाली और इसमें एयरफील्ड में कैटेगरी 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और कैटेगरी 2 लाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। एयरफील्ड में जितने भी मॉडर्न सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे उनका लिंक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ कर दिया जाएगा। एयरफील्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर और नेविगेशन सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी काफी इंप्रूव होने वाली है। साथ ही इसको बोथ सिविलियन और मिलिट्री यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में एक अहम भूमिका निभाने वाला है क्योंकि इसमें करीब 250 MSME कंपनी इन्वॉल्व होने वाले हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से लॉस में चल रहे थे और ये प्रोजेक्ट उनके लिए काफी मायने रखने वाला है। अगला अपडेट इंडिया की एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है। आप सभी को याद होगा पिछले साल पाकिस्तान के करीब 24 फाइटर जेट इंडियन एयरस्पेस में घुस आए थे, लेकिन उस वक्त उनके ऊपर भारत की तरफ से एक भी सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर नहीं किया गया था।
आमतौर पर बॉर्डर में इंडियन आर्मी के पास भी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन वो इसको तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उनके लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। और इसी फायरिंग प्रोटोकॉल की वजह से उस दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट आराम से आके वापस चले गए थे और उन पर एक भी सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर नहीं किया गया था। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से काउंटर अटैक किया गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के साथ साथ अगर सरफेस टू एयर मिसाइल को भी लॉन्च किया जाता तो पाकिस्तान के एक नहीं बल्कि ज्यादा फाइटर जेट गिराए जा सकते थे। और पाकिस्तानी एयरफोर्स की F-16 की जो VVR कैपेबिलिटी थी वो काफी हद तक लिमिटेड हो जाती, क्योंकि अगर उन पर पहले ही सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर कर दिया जाता तो उनको मजबूरन डिफेंसिव मोड में जाना पड़ता और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI उनकी करीब पहुंच जाते या फिर दुश्मन के F-16 इंडियन एयरफोर्स की Sukhoi 30 MKI की VVR रेंज के अंदर आ जाते, क्योंकि M120C और R-77 मिसाइल की इफेक्टिव रेंज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडियन आर्मी के पास सिग्लाइस पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मौजूद होती है, लेकिन इसे फायर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स से क्लियरेंस मिलना चाहिए। 27 फरवरी के बाद से भारत की तरफ से अपनी फायरिंग प्रोटोकॉल को चेंज करने का फैसला किया गया था। पहले हमारे पास अलग अलग कमांड होते थे, जिनमें से एक ऑर्डर को हर एक कमांड के अंदर से पास करने के लिए काफी वक्त लग जाता था, लेकिन अभी एक सिंगल ट्राई सर्विस कमांड है, जिस वजह से एक सिंगल कमांड से ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया जाएगा। अभी बॉर्डर में MR-SAM को डिप्लॉय करने का फैसला किया गया और बफर जोन को अगर कोई भी एयरक्राफ्ट पार करने की कोशिश करता है तो किसी भी हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के बाद ये बिना क्लियरेंस के ही फायर कर सकते हैं। किसी भी फ्रेंडली फायर इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की फ्रेंड एंड फॉर सिस्टम को काफी हद तक इम्प्रूव कर दिया गया है और जरूरत पड़े तो इंडियन एयरफोर्स से भी सीधा संपर्क किया जा सकता है। और ये सिस्टम अभी सिर्फ इंडियन एयरस्पेस में ही नहीं बल्कि दुश्मन के एयरस्पेस में भी उनको मार गिरा सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि दुश्मन के एयरस्पेस में अगर कोई एयरक्राफ्ट उनका उड़ रहा है तो उस पर फायर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो उनका एरिया है, लेकिन जंग जैसे हालात में ये मायने नहीं रखता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।